सो हेलो एवरीवन। और आज हम मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि है बंगाल का विजय और प्लासी की लड़ाई। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मुर्शिद कुली खां और उसके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित कर दिया। मतलब बंगाल एक मुगलों का राज्य हुआ करता था, जैसे कि आगे चल के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित किया गया था। अब देखिए, बंगाल कुछ कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे कि आर्थिक दृष्टिकोण से। मतलब कि बंगाल आर्थिक रूप से काफी सशक्त राज्य हुआ करता था और व्यापार के लिए कंपनी यहाँ पर वस्त्र और रेशम को अपना टारगेट बना रही थी। अब देखिए, शुरुआत होती है 1717 से। 1717 में एक शाही फरमान जारी किया गया था मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा। अब ये जो पास जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। मतलब कि ऐसा था कि कंपनी नवाब को 3,000 रुपये सालाना दिया करती थी और बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वो कर मुक्त व्यापार कर सकती थी। तो ये जो 1717 का फरमान था या जो 1717 का पास था, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। अब जो कंपनी के कुछ अधिकारी थे, वो इस पास का निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग करने लगे थे। मतलब कि वो अपना पैसा बनाने के लिए इस पास के लिए दुरुपयोग करने लगे थे। अब ये जो दुरुपयोग हो रहा था इस पास का, इसको लेकर के नवाब और कंपनी के बीच में काफ़ी तनाव बना रहता था। मतलब कि नवाब को पर्याप्त कर नहीं मिल पाता था, जिसके कारण नवाब कंपनी को बोलता था कि भाई, इस पास का दुरुपयोग करना बंद करो, जो कि कंपनी के अधिकारी नहीं कर रहे थे। अब कहानी आगे बढ़ती है। तो 1756 में, 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बनते हैं। अब जैसे ही सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, कंपनी क्या करती है, इनके जो विरोधी थे, उनमें से कुछ परिवार में भी थे इनके, और कुछ इनके जो अधिकारी थे जो इनके विरोध में थे, पर प्रत्यक्षता नवाब को पता नहीं था कि ये हमारे विरोध में है। तो कंपनी क्या करती है, इन विरोधियों को लालच देती है और अपने तरफ इन विरोधियों को मिला लेती है। लेकिन नवाब की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि नवाब को पता चल सके कि इसके विरोधी कंपनी के साथ में पहले से मिल चुके हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि अभी तक कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अंततः दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत हासिल कर लेती है। तो कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है वो एक चरम लेवल पर था। कंपनी का उत्साह भी बहुत बड़ा हुआ था क्योंकि वो अभी अभी दूसरा कर्नाटक का युद्ध जीत करके आई है। तो कंपनी ने क्या किया कि नवाब की संप्रभुता को चुनौती देना शुरू कर दिया। जैसे कि कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी की, जो कि नवाब ने मना कर रखा था। तो कंपनी ने पहले तो कलकत्ता की किलेबंदी की, और दूसरा ये किया कि भारतीय वस्तुओं पर जो कलकत्ता है उस पर कर लगाना चालू कर दिया। मतलब अगर कलकत्ता में भारतीयों को अपनी कोई वस्तु बेचनी है तो कंपनी को कर देना पड़ता था। अब नवाब की संप्रभुता को जब कंपनी ने चैलेंज किया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने अंग्रेजों की पिलाई करनी चालू कर दी। इन्हें बहु मार मारी। अब थे हमारे सिराजुद्दौला। उन्होंने पहले तो कलकत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया दोबारा से, और कासिम बाजार पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और एक मानिक चंद नाम का उनका अधिकारी था, जिसको कलकत्ता की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। अब मार खाते खाते अंग्रेज कलकत्ता से भागे और फुल्टा नाम के एक आइलैंड में उन्होंने शरण ली। और मद्रास से अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव से मदद मांगी। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों की नौसेना बंगाल पहुंची। कंपनी में जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने मानिक चंद को भी लालच दे करके बाद में अपनी तरफ मिला लिया था। लेकिन नवाब को अभी तक नहीं पता था कि मानिक चंद, जिसको उन्होंने कलकत्ता की जिम्मेदारी दी है, वो भी कंपनी से मिल चुका है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि एक हालवेल नाम का अधिकारी था। इसने एक आरोप लगाया नवाब सिराजुद्दौला पर, जिसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना। अब देखिए, इस घटना का कोई भी जो सबूत है या कोई भी एविडेंस है वो तो प्राप्त नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आरोप था। अब इस आरोप से दो चीजें हुई। आरोप से पहली चीज तो ये हुई, हालवेल के आरोप से पहली चीज तो ये हुई कि कंपनी के जो अधिकारी थे और जो ब्रिटेन के लोग भारत में रह रहे थे, वो आक्रोशित हुए कि काल कोठरी में नवाब ने हमारे को 100 सवा 100 लोगों को मार दिया है। ये सिर्फ एक आरोप था। तो पहले तो कंपनी के लोग आक्रोशित हुए, और दूसरा ये कि कंपनी एकजुट होने लगे। मतलब कि कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, वो उन्होंने एकजुटता बनानी शुरू कर दी कि अब हमें इससे सिराजुद्दौला से बदला लेना है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आई। पहला तो कंपनी के लोग आक्रोशित हुए, और दूसरा एकजुट होना शुरू हो गए बदला लेने के लिए। अब देखो, परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि कलकत्ता पर मद्रास से नौसेना जा पहुंची थी, और नौसेना ने और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब जो हमारे नवाब थे सिराजुद्दौला, ये समझ चुके थे कि भाई अंग्रेजों से जीतना यहाँ पर लगभग नामुमकिन सा है।
तो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया, कलकत्ता पर जो क्लाइव का नियंत्रण था उसे मान्यता प्रदान कर दी। अब क्योंकि नवाब ये जान चुका था कि इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, तो उसके पास और कोई रास्ता वैसे ही बचता नहीं था और इस मान्यता को अलीनगर की संधि में स्वीकारा गया। अब देखो कलकत्ता पर क्लाइव का नियंत्रण हो चुका है। अब जो क्लाइव है उसने षड्यंत्र बनाने शुरू कर दिए कि कैसे हम नवाब को उसकी गद्दी से हटा सकते हैं। तो षड्यंत्र में क्लाइव ने क्या किया कि जो नवाब का सेनापति था, मुख्य सेनापति मीर जाफर, एक था मीर जाफर उसका मुख्य सेनापति, और राज्य के जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे जो कि खुद राज्य को लोन दिया करते थे, जैसे कि जगत सेठ और अमी चंद। तो क्लाइव ने क्या किया कि मीर जाफर से मुख्य सेनापति, जगत सेठ जो कि एक बहुत बड़े लेवल का व्यापारी था, और अमी चंद ही बहुत पैसे वाली पार्टी थी। तो क्लाइव ने क्या किया, षड्यंत्र करके इन तीनों को अपनी तरफ मिला लिया। लेकिन अभी ये देखिए कि नवाब को अभी तक ये पता नहीं चला है कि उसके ही राज्य के ये अधिकारी और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन क्लाइव से मिल चुके हैं। अब जो नवाब है उसका पूरा सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका था। तो क्लाइव ने एक अच्छा मौका देखा और 23 जून 1757, 23 जून ऑफ 1757 को जो हुगली नदी है या फिर जिसे भागीरथी नदी कहते हैं, उसके तट में एक जगह है पलासी नाम की। तो यहाँ पर क्लाइव ने युद्ध चालू कर दिया नवाब के विरुद्ध में। अब जो नवाब था उसके अधिकारी थे और जो उसके परिवार में जो उसके विरोध में थे, वो लोग पहले से ही अंग्रेजी सेना से मिले हुए थे। तो यहाँ पर नवाब अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। तो इस युद्ध को बहुत ज़्यादा देर तक चलना ही नहीं था, क्योंकि क्योंकि ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि नवाब हारने वाला है। तो ऐसा ही हुआ और प्लासी में युद्ध तो चालू हुआ, लेकिन ये युद्ध कुछ ही घंटे में समाप्त हो गया। और जो ये युद्ध समाप्त हुआ इसमें नवाब के विरुद्ध विश्वासघात की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्हीं बातों को आप इस पीपीटी में भी देख सकते हैं। अलीनगर की संधि हुई जिसमें जिसमें कि कलकत्ता का नियंत्रण नवाब ने स्वीकार कर दिया क्लाइव के लिए। और फिर क्लाइव का गुप्त षड्यंत्र, जो कि मैंने अभी बताया कि अमीचंद, जगत सेठ और मीर जाफर सेनापति को क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया था। 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह पे वॉर हुई, जो कि कुछ ही घंटों में समाप्त हो चुकी थी और सिराजुद्दौला की पराजय हुई। अब देखो ब्रिटिशर्स ये जो वॉर थी प्लासी की वो तो जीत चुके थे, तो इसका उन्हें फायदा क्या हुआ। तो इसके फायदे हम दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला हम देखेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें क्या फायदा हुआ, और दूसरा हम देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें क्या फायदा हुआ। तो देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से कंपनी को जो है एक बहुत बड़ी रकम मुआवजे और उपहार के रूप में कंपनी को प्राप्त हुई बंगाल राज्य से। दूसरा यह था कि जो कंपनी के निजी व्यापारी थे, जो कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार कर रहे थे, उस पे भी कर मुक्ति की उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तीसरा यह था कि 24 परगना जो जिला था, मतलब 24 परगना नाम का एक जिला था बंगाल में, उसके दो हिस्से थे, एक नॉर्थ 24 परगना और एक साउथ 24 परगना। तो 24 परगना जिले की जो जमींदारी है पूरी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। और चौथा आर्थिक दृष्टिकोण हमें ये देखना है कि इस युद्ध करने के बाद जो बंगाल से उन्हें पैसे प्राप्त होते थे, मतलब जो धन प्राप्त होता था, जो शक्ति प्राप्त होती थी, उसका ब्रिटिशर्स ने आगे होने वाले युद्धों में भरपूर उपयोग किया। अब आगे इसके बाद कौन सा युद्ध होना था, वो था बक्सर का युद्ध। अब हम देख लेते हैं कि इस युद्ध के जीतने से ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक कौन-कौन से लाभ प्राप्त हुए। तो देखिए सबसे पहला तो इसमें यह है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में एक ब्रिटिशर्स का बंगाल में भी उदय हुआ। जैसा कि हमने देखा कि कर्नाटक का युद्ध था, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, उसमें भी ब्रिटिशर्स एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। तो इसी प्रकार बंगाल में ही ब्रिटिशर्स एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और उनकी एक पहचान वहाँ पर स्थापित हुई। दूसरा ये था कि बंगाल में ब्रिटिशर्स का अप्रत्यक्ष शासन लागू हो गया, मतलब कि उन्होंने नवाब तो दूसरे को बनाया, लेकिन खुद प्रत्यक्षली शासन वहाँ पर नहीं कर रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का शासन चलता था और उन लोगों ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया था। और एक उनका राजनीतिक फायदा यहाँ पे ये हुआ, तो इस सफलता में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जो है वो और बढ़ी। अब महत्वाकांक्षा तो बढ़ी ही, लेकिन साथ में क्या हुआ कि थर्ड कर्नाटिक का वॉर होने वाला था। तो प्लासी से जो उन्होंने संसाधन इकट्ठे किए थे, वो वहाँ पर जाकर के उन्होंने थर्ड कर्नाटिक वॉर पर जाके यूज़ किए। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी तो हो गई थी, लेकिन इसमें जानने वाली मेन बात ये है कि अंग्रेज़ों को इस बैटल में सफलता क्यों मिली, या फिर इंडियन नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा। तो इसके कई कारण हैं जिसको हम अभी समझते हैं। तो देखिए पहला कारण तो ये था कि नवाब की कुछ कमजोरियाँ थीं। जैसे कि नवाब ने अंग्रेज़ों को या ब्रिटिशर्स को उनकी शक्ति का कम आकलन किया था, मतलब कि नवाब ने इतना नहीं सोच रखा था कि ये लोग कलकत्ता पे दक्षिण से आकर के
पीछे से सपोर्ट करेंगे और कलकत्ता पर इनका नियंत्रण हो जाएगा। नवाब ने इतने आगे का नहीं सोच रखा था और इसे हम नवाब की गुप्तचर प्रणाली की कमी भी कह सकते हैं। और जो नवाब के विरुद्ध में षड्यंत्र चल रहे थे, जो उनके विरोधियों को संरक्षण दिया जा रहा था ब्रिटिशर्स के तहत में, तो वो भी नवाब नहीं पता कर पाए थे, तो इसको नवाब की एक कमजोरी माना जाएगा। दूसरा भी मैंने जो जो पॉइंट आपको बताया है कि दूरदर्शिता की कमी थी नवाब में। नवाब ने आकलन नहीं कर रखा था कि ये कंपनी इतनी ज़्यादा पैर पसार लेगी अपनी बंगाल में। अब कुछ कारण देखिए हमारी कमियाँ थी और कुछ थी अंग्रेज़ों की अच्छाइयाँ। अच्छाइयाँ तो नहीं कहेंगे, उनकी कुछ प्रॉस कहेंगे, जैसे कि क्लाइव का कुशल नेतृत्व। क्लाइव ने देखिए एक क्लर्क के तौर पे कंपनी ज्वाइन की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्लाइव के अंदर इतनी क्षमता थी, इतना पोटेंशियल था उसके अंदर कि 2-2 बार उसे गवर्नर बनाया गया था। तो यही कुशलता उसने यहाँ पे प्लासी के बैटल में भी दिखाई थी। जैसे कि उसने मानिक चंद को अपनी तरफ मिला लिया था, मीर जाफ़र को नवाब बनाया फिर बाद में, और उसके कुछ सेठ वगैरह को, जगत सेठ हैं और अमी चंद हैं, इन लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे कि ब्रिटिशर्स की जो स्थिति थी वो मजबूत हो गई थी युद्ध के लिए। तीसरा था देखिए उन्नत सेना और नौसेना। देखिए मद्रास से अगर नौसेना ना पहुंचती बंगाल में, तो प्लासी के युद्ध जीतना इनके लिए लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि जो हमारे नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने मार मार के इन लोगों को भगाया था फाल्टा द्वीप में। तो इन लोगों के पास देखिए नौसेना का भी एक प्लस पॉइंट था, और दूसरा ये था कि इनकी जो सेना थी वो यूरोपियन तरीके से ट्रेंड थी, और इनके पास हथियार भी कुछ ज़्यादा ही आधुनिक थे युगीन समय के हिसाब से। और देखिए अगर मैं अपनी कमियों की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारा सैन्य संगठन था वो कमज़ोर था, या फिर हम कहें कि परंपरागत टाइप का था। जैसे कि नवाब की सेना के पास बहुत आधुनिक हथियार नहीं थे, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों से जाके कॉम्बैट कर सकते थे। और दूसरा ये था कि राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार की उपस्थिति थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका खुद का जो मुख्य सेनापति है वो ब्रिटिशर्स से मिल जाता है, तो ये व्यापक भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। और तीसरा था कि देखिए जो हमारे लोग थे, ये सिर्फ बंगाल पे लागू नहीं होता है, ये तीनों चीज़ें सिर्फ बंगाल पे लागू नहीं होते हैं, पूरे इंडिया में लागू होते हैं। इनमें से पहला पॉइंट ये था कि देखिए राष्ट्रभक्ति है, जो राष्ट्रीयता की भावना, उसका अभाव था हमारे इंडियंस में, ठीक है। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ पे कई आंतरिक रूप से संघर्ष चलते रहते थे, जिसका इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो प्लासी की वॉर को क्यों जीत पाई, और जो हम इंडियंस थे वो क्यों हार गया इस बैटल में। अब देखिए ये तो थी बैटल ऑफ प्लासी, जिसको हमने कवर किया। अब इसके आगे की कहानी जो है वो बैटल ऑफ बक्सर है। उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स वहाँ पे कवर होंगे। तो इसीलिए आई एम नॉट कवरिंग दिस पॉइंट्स इन दिस वीडियो।